गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजिकल क्लॉक पे हमने पार्ट 1 में जो स्क्रीन रिकॉर्डर या ऑडियो बनाया था, उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है। फिर हमने इसके ऊपर बात की थी एनुलर रिदम, और सर्कल एनुलर रिदम के बाद टाइडल रिदम। आज हम बात करेंगे सर्काजैगिक रिदम, सर्काटाइडल रिदम और सर्केडियन रिदम। आज हम बात कर रहे हैं सर्काजैगिक रिदम। ये जो है न्यू मून और फुल मून, जिसे अमावस और हिंदी में पूर्णमासी कहते हैं, उनके हर 15 दिन में या 14.7 डेज कह सकते हो एग्जैक्टली, उसके हाई टाइड आते हैं। उस दौरान ये रिपीट होता है। इस रिदम में क्या होता है, मोलस्का जैसे होते हैं वो क्या बिहेवियर नोट करेंगे हम, कि मोलस्का है वो अपनी जो एग्स होते हैं वो पीरियोडिसिटी उसको ले करते हैं या अंडे देते हैं। इसी पीरियोडिसिटी में हर 15 दिन में, जैसे ही ये न्यू मून और फुल मून का 15वां दिन आता है, उस पर ये अपने एग ले करते हैं। पेरिविंकल जो होते हैं वो अपने गुफाओं या बरों से बाहर आकर के और सी शोर पे, हाई टाइड के सी शोर पर अपना स्वार्मिंग करते हैं या घूमते हैं, या तैरते हैं। तो ये इस तरह के रिदम को हम बोलते हैं सरकास जैगिक रिदम। अब हम बात करते हैं सर्काटाइडल रिदम की। ये भी ज्वारीय रिदम है। ये भी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त रूप के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप ज्वारों के उद्गम से ही उत्पन्न होता है। इसका साइकिल यदि हम देखें तो यह 12 मतलब हाफ भी हो सकता है, 12.4 और 24.8 आवर्स का भी साइकिल हो सकता है। ये भी लोअर हाई टाइड जो होती है, लघु ज्वार हो या चाहे दीर्घ ज्वार हो, या स्प्रिंग हो, या वृत्त ज्वार हो, उसके आधार पे जीव जो हैं वो प्रभावित होते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं वो बरों में रहते हैं, जैसे पर्लिचीड्स, प्लेनेरियंस, क्रैब्स इत्यादि। और ये सबमर्ज और एक्सपोज हो जाते हैं अल्टरनेटली। और ये फूड के लिए, ये भोजन के लिए वाटर करंट के अनुसार ऊपर आते भी हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि कार्सिनस मैनस है जो, वो जैविक क्रियाएं जो होती हैं ज्वार की धाराओं के द्वारा ही जुड़ी रहती हैं। ये क्रियाएं उस समय होती है जब जल धाराएं शिखर पर अर्थात वृत्तम होती है। और भी हम यदि कोई देखें माइटिलस का, तो ये भी उच्च ज्वार के समय अपनी देह की संकुचन एवं शीतलन जो है उसकी दर में वृद्धि करता है। और माइटिलस जो है वो जैसे ही शेल ओपनिंग करता है, ये उसी सर्काटाइडल रिदम के आधार पर ही, ज्वार के रिदम के आधार पर ही अपनी शेल की ओपनिंग करता है। यदि हम इसको लैब में स्टडी करना चाहें तो उसमें हम नोटिस भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ग्रुनोनियन फिश भी है, वो भी अंडे जब भी देती हैं जब हाई टाइड होती है। तो इस तरह से कुछ ये जो है ये नोट किए गए हैं हाई टाइड के ऊपर, तो इसलिए इसको बोलते हैं सर्काटाइडल रिदम। अब हम बात करते हैं सर्केडियन रिदम की। ये भी एक्टिविटी जो होती है सर्केडियन रिदम, ये भी 24 आवर्स की एक्टिविटी जो होती है उसको हम बोल सकते हैं सर्केडियन रिदम। ये जो सर्केडियन रिदम है ये दैनिक अर्थात 24 घंटों में फिर से संपादित होने वाली क्रिया या चक्र है। ये भी एक दैनिक रिदम ही है। हर 24 घंटे के अंतराल के बाद डार्क और लाइट साइकिल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सभी सर्केडियन रिदम जो होते हैं वो दैनिक होते हैं, परंतु प्रत्येक दैनिक रिदम जो है आवश्यक रूप से सर्केडियन नहीं होता है। ये बात नोट करने की है कि और जो प्लांट्स में जैसे है प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन, जो भी क्रियाएं दैनिक होती हैं वो डायर्नल होती हैं। प्रकाश संश्लेषी जो डायनोफ्लेजेट्स हैं और गॉनिलक्स और कोशिका विभाजन जो होता है उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, या लुमिनिसेंस जैसी क्रियाएं होती हैं, वो भी
दैनिक रिदम दर्शाती हैं। इनमें से जो अनेक रिदम होती है वो तो लर्निंग के द्वारा या इम्प्रिंटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसके द्वारा ये पैतृक ही होती हैं। वैज्ञानिकों ने अनेक प्राणियों में वातावरण के से विलग कर प्रयोगशालाओं में भी ऐसी क्रियाओं के जो हैं वो टेस्ट किए हैं, और इन प्राणियों में इस नए वातावरण में भी ऐसी सेम एक्टिविटी होते हुए देखी गई है। जैसे कि अभी हम हनी बी में नोट करें, एक एक्सपेरिमेंट करें तो मधुमक्खी जो है दिन में लगभग 1 बजे के आसपास जब सूर्य की चमक अधिकतम होती है तो अपना स्पेसिफिक फूड एकत्रित करने के लिए वो प्रशिक्षित किया जाता है या उनको ट्रेंड किया जाता है। और अधिकांश मधुमक्खियों को इस जो ट्रेनिंग की जाती है उनमें जो है सबकी सब निपुण होती हैं या निपुणता को प्राप्त कर लेती हैं। यहाँ तक कि आकाश में भी बादल छाए रहने की स्थिति में भी इनमें एक निश्चित सिखाए गए समय पर ही जो है वो खाद्य सामग्री एकत्रित करती हैं और उनका ये क्रम जारी रहता है। इसी को एंडोजीनस क्लॉक या इस प्रकार की क्रिया करती हैं। सर्केडियन रिदम जो होता है वो सदैव प्रकाश अथवा अंधकार अथवा ताप की जो अडेप्टेशन है या स्थायी परिस्थितियों में ही संपन्न होता है। इन्हें प्रकाश एवं ताप में परिवर्तन, रासायनिक पदार्थ जैसे लिथियम क्लोराइड, जिब्रेलिक एसिड आदि द्वारा भी हमें पुनः इनको निर्धारित कर सकते हैं। इसी तरह लार्वा जो है वो चीरिया बैंक्राफ्टी का लार्वा, वो जो रात को पेरिफेरल ब्लड में ऊपर की ओर तैरता ऊपर की तरफ मूव करता है, और ये जो है दिन की तरफ ये डीपर चला जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड सकिंग जो हैबिट होता है क्यूलेक मॉस्किटो का वो भी इसी तरह से सिंक्रोनाइज रहता है। तो इस तरह से ब्रैडी ने जो है वो इसका जो स्टडी की तो वो ऑप्टिक लोब्स जो थे वो सर्कैडियन रिदम कॉकरोच में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको कंट्रोल करने में। कॉर्पोरा एलाटा और कॉर्पोरा कार्डिका भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो डे नाइट साइकिल को कंट्रोल करते हैं, और साइक्लिक एएमपी और सीरोटोनिन जो है वो भी बायोकेमिकल इवेंट्स को कंट्रोल करने में या सर्केडियन ऑसिलेशन करने में मदद करते हैं। परंतु हमने महसूस किया है कि एससीएन के अतिरिक्त जो है वो हाइपोथैलेमस भी इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे स्क्विरल मंकीज जो होते हैं उसमें यदि एससीएन की कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए, यानी सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस को नष्ट कर दिया जाए, तब भी इनके ताप चक्रों के प्रति संवेदनशील पाया गया है। और हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित सभी न्यूरो हार्मोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी प्रभावित करते हैं। तो इसलिए हार्मोन्स के कारण भी ये जो सिक्रीशन होते हैं हार्मोन्स का, उनके द्वारा भी ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इसी के साथ में इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं जिससे पता चलता है कि थ्योरी ऑफ एंडोजीनस पीरियोडिसिटी देखी गई है, और लॉरेंज ने तो अनेक जैविक बायोलॉजिकल क्लॉक की क्रिया या जैविक नियत कालिताओं की जो क्रियाशील बने रहने के लिए न केवल बहिर्जात उद्दीपन वरन अंतर्जात कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में आंतरिक एवं बाह्य जो ऑसिलेशन के मध्य अनेक जो है इंटरेक्शंस होते हैं जिसके फलस्वरूप बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा अनेक बिहेवियर जो है वो नियंत्रित किए जाते हैं। प्रारंभ में तो हमें जो है एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के द्वारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक की गति प्रदान की जाती है, परंतु आंतरिक उद्दीपन ही प्राणी की फिजियोलॉजी के अनुरूप ही क्लॉक को नियंत्रण करते हैं। तो जैसे बहुत से जो पेशेंट हैं वो डॉक्टर्स को अपनी शिकायत भी करते हैं कि जैसे रात को नींद नहीं आ रही है
तो इसलिए वो हमेशा डॉक्टर जो है वो उनको कहता है कि तुम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करने का प्रयत्न करो, इससे तुम्हारे शायद निदान हो सकता है और पुनः वो रोगी जो है वो रात्रि में निद्रा न आने की तकलीफ को नियंत्रित कर सकता है। तो फोटो ऐसे जंतुओं में फोटो पीरियड पीरियड के प्रभाव का भी हमने कई साइंटिस्ट ने जो है एक्सपेरिमेंट किया है और उसकी स्टडी की है डिटेल में। जैसे एक्वेरियम में जो है यदि फिशेस को निरंतर प्रकाश अथवा अंधकार में रखे जाने पर उनकी फिजियोलॉजी है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे उदाहरण दे सकती हूँ, मैं आपको बताऊँ तो एंडोक्राइन ग्लैंड की सक्रियता या ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है वो आरबीसी की संख्या इत्यादि भी भिन्नता पाई गई है। ये सब कुछ नोट किया गया है। और दीप्ति काल में वास्तव में वस्तुओं का जो मोल्टिंग है या फैट एक्युमुलेशन है या माइग्रेशन है या रिप्रोडक्शन है, ये भी क्रियाएं जो हैं वो निर्धारित होती हैं इसी टेम्परेचर से या लाइट से। कुछ कीटों में तो जो उनके शिशु के जन्म तक को प्रभावित करता है। दिन की अधिक लंबाई या न्यूरो हार्मोन्स के स्रवण के लिए मस्तिष्क को भी उत्प्रेरित करते हैं। इस प्रकार डायोपोज की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह कई जो है सरकार सर्केडियन रिदम के कई देखे कई व्यवहार नोट किए गए हैं। जैसे स्थलीय जंतुओं में क्या है कि दैनिक प्रकाश अंधकार चक्र लाइट डार्क साइकिल जीट जैबर्स में है। ये छिपकलियों में अनेक कीट जो होते हैं उनको स्वयं का ताप नियत करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। प्रकाश एवं ताप जैसे कारकों को जीट जैबर्स की भांति प्रयोग में लाते हैं और ये जो है इसमें गर्म जलवायु में अधिक सक्रिय रहते हैं, परंतु दैनिक चक्र के शीतल जो पीरियड्स होते हैं यानी ठंड के जो है वो कम क्रियाशील हो जाते हैं। मानव में भी इसी तरह ह्यूमन में भी अनेक स्तनधारी जो है वो सामाजिक जो कारक है वो प्रभावित हो सकते हैं। ब्रूस के अनुसार जो है सर्केडियन रिदम का जो एंटरटेनमेंट या सरोहण वह प्रक्रिया है जहाँ पे प्रकाश एवं अंधकार चक्र आवर्ती ताप चक्र या अन्य निश्चित समय के अंतराल पर घटित होने वाला उद्दीपन पूर्व से ही सुनिश्चित रिदम को पूर्ण रूप से एंटरटेनमेंट या सर्केडियन रिदम का अनुरूप बना देते हैं। तो ये इस तरह से सर्केडियन रिदम है वो माइग्रेशन को भी इफ़ेक्ट करता है, डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है और साथ के साथ डायोपॉज को भी इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरह से सर्केडियन रिदम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्लॉक है। इसी तरह से आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।